नाजरीन, मैं फरियाद रईस एंड वेलकम टू 8 PM। आज हम ये प्रोग्राम खुसूसी तौर पर कराची से कर रहे हैं। फिर मोहलत मिल गई है। आज अपनी अदालत उज़्मा के 66वें दिन वजीर आजम पाकिस्तान, जिसको दोबारा बहुत से लोगों ने कहा कि एक और तारीखी दिन पाकिस्तान में आया और ऐसे तारीखी दिन बार बार आ रहे हैं, खुद अदालत उज़्मा गए, उनके साथ उनके इत्तेहादी भी मौजूद थे और उनको एक दफ़ा फिर मोहलत दे दी गई। 15 सितंबर 15 सितंबर तक राजा परवेज़ अशरफ साहब को ये कह दिया गया है कि वो अपनी मुशावरत कर लें। ये मुशावरत उस ख़त के सिलसिले में है जो पिछले कई अरसे से मुसलसल हुकूमत को कहा जा रहा है कि वो स्विस हुकाम को लिख दे। आज ही कमरज़मान कारा साहब ने एक इंतहाई इंटरेस्टिंग बात की। इस हवाले से सर देखिए उन्होंने क्या कहा। निकलने की बातें की गई हैं, आपने भी कहा है, मीडिया के लोगों ने भी कहा है, इस मुल्क की सियासत के ऊपर की नब्ज़ के ऊपर हाथ रखने वाले लोगों ने भी कहा है, अदालत ने भी इसका अंदिया दिया है कि दरमियानी रास्ते निकलने चाहिए। हमारी एक आईनी पोजीशन है और हम अदालत का जो कहते हैं कि हम अदालत का हुक्म नहीं मानते, वो क्या हुक्म मनवाना चाहते हैं हमसे? जो लोग ये कहते हैं कि हम अदालत के साथ लड़ाई क्या चाहते हैं। वज़ीर आज़म का डिस्क्वालीफाई हो जाना, एक हुकूमत का घर चले जाना, इससे बड़ा कोई फैसला होता है? गवर्नमेंट ने तस्लीम किया, तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद तस्लीम किया, पार्लिमान के इख्तियार को ख़त्म कर दिया गया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ ख़त्म कर दिया गया, हमने तहफ़्फ़ुज़ात रखे, हमने तस्लीम किया। इंतहाई इंटरेस्टिंग बात कमरज़मान कारा साहब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मगर कमरज़मान कारा साहब ने ही नहीं कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रही कि तौहीन कैसे की उनकी पार्टी ने। साथ ही साथ गवर्नर साहब के कुछ दिन पहले दिए जाने वाले बयानात के बारे में भी बात की गई और ये एडवाइस किया गया है गवर्नमेंट को कि वो लोगों को रोकें कि वो नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल ना करें। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि एक तवातर से मुसलसल हुकूमत के हल्के ना सिर्फ अदालत उज़्मा के खिलाफ अल्फाज इस्तेमाल करें बल्कि डायरेक्ट चीफ जस्टिस की ज़ात को निशाना बना रहे हैं। मगर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने क्या नहीं किया, ये तो कमरज़मान कारा साहब पूछ रहे थे, मगर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने क्या किया है इतने दिनों में, 66 दिनों में, जब से वो अदालत उज़्मा संभाले हुए हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। राजा परवेज़ अशरफ साहब 19 जून सुप्रीम कोर्ट ने यूसुफज़ई गिलानी को तौहीन अदालत के जुर्म में नाअहल करार दिया था। ये आपको फ्लैश बैक करा रही हूँ। 22 जून को राजा परवेज़ अशरफ साहब वाज़ह अक्सरियत से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुंतखब हो गए। 27 जून सुप्रीम कोर्ट ने NRO अमल दरामद केस में वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ से जवाब तलब किया। 12 जुलाई सदर की मंजूरी से तौहीन अदालत का मतनाज़ा बिल कानून बन गया। 12 जुलाई को ही सुप्रीम कोर्ट का नए वज़ीर आज़म को 25 जुलाई तक खत लिखने का हुक्म आ गया। 25 जुलाई अदालत उज़्मा की वज़ीर आज़म को खत लिखने के लिए 8 अगस्त की हतमी मोहलत दे दी गई। 3 अगस्त सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के नए कानून को कल अदम करार दे दिया। 8 अगस्त सुप्रीम कोर्ट का वज़ीर आज़म को इज़हार वजूह का नोटिस, 27 अगस्त को पेश होने का हुक्म। आज 27 अगस्त को राजा परवेज़ अशरफ ने सुप्रीम कोर्ट से 18 सितंबर तक की मोहलत हासिल कर ली है। मगर ये मोहलत किस चीज़ की मिली है? पिछले कई दिनों से मुसलसल ये खबरें आ रही थी कि शायद कोई बैकडोर नेगोशिएशंस हो रही हैं। ये किसने खबरें फैलाई? क्या कुछ लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि ये हुकूमती हल्के ये खबरें फैला रहे हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं, इसमें अरसलान इफ्तिखार केस का भी कोई रोल हो सकता है। ये कौन सी अफवाहें हैं, इनमें कितनी सताकत है? मगर सवाल फिर वही है कि मोहलत किसने किसको दी? कोर्ट ने एक पोजीशन ले ली थी। अदालत उज़्मा ये बात वाज़ेह कह चुकी है कि हम एक पोजीशन ले चुके हैं, अब हम बैक ट्रैक नहीं करेंगे। ये बात बिल्कुल बरमला कही जा चुकी है। हुकूमत की तरफ से भी ये बात बिल्कुल बरमला कही जा चुकी है कि हम खत नहीं लिखेंगे। तो फिर अब कौन सी चीज़ है जो इस मोहलत में डिसाइड होगी? वो कौन से मामलात हैं जो इन दिनों में डिसाइड किए जाएंगे? क्या राजा परवेज़ अशरफ साहब ने एक सेकंड को भी ये इंतजार दिया कि वो ये खत लिखने पर तैयार हो जाएंगे? मगर जहाँ पे अफवाहों की बात हो रही है तो ये खबरें भी फैलाई जा रही हैं कि शायद खत लिख दिया जाएगा, मगर वो एक कॉम्प्रोमाइज़ तरीके से खत लिखा जाएगा और एक्चुअली होगा ये कि वो खत जो कि उस वक्त के अटॉर्नी जनरल मलिक क़य्यूम साहब ने कहा था स्विस हुकाम को लिखकर कि तमाम मुकदमात को वापस ले लिया जाए, अब वैसा ही खत लिख के कहा जाएगा कि अब उस खत को नल एंड वॉइड कर दिया जाए, यानी इरेज कर दिया जाए एक तरीके से। अगर ये खत इरेज हो जाता है तो क्या
अवाम की मेमोरी से भी अरेज हो सकता है। कुछ लोगों को ये खदशा है कि कहीं इसका अंजाम भी वही ना हो जो कि हुसैन हक्कानी मेमो का हुआ था, यानी खोदा पहाड़ और निकला चूहा। इस पर बात करेंगे। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। हमारे थोड़ी देर बाद शाजिया मरी साहबा शामिल होंगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव। मीनवाइल आपको इमरान इस्माइल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। वेरी वार्म वेलकम टू यू। रशीद गुडेल साहब MQM के सीनियर रहनुमा है, और हमें लाहौर स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं ज़हीन कादरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू जेंटलमैन। मैं आपसे आगाज करूंगी गुडेल साहब, क्योंकि आप लोग आज गए हैं हुकूमत के साथ और आप लोग उनके हामी भी हैं, अभी हुकूमत की रिप्रेजेंटेटिव यानी पहुंची हैं। आप लोगों का मौक़िफ़ भी यही है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कि समझ नहीं आ रही अदालत की तौहीन कैसे हो रही है? फरिया, वहाँ पे जाना अदालत के फैसले पे असरअंदाज होना नहीं है। हमारी पार्टी ने तो बार बार कहा है कि हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। वहाँ पे सब गए, सारी पार्टी के मेंबरान गए, तो हमारी पार्टी के गए, तो उस पर जाने का मतलब कतन नहीं है कि अदालत के फैसले पे असरअंदाज होना या कोई और लाइन देनी। मसला ये है कि जो अदालत का फैसला होता है उसको हमारी पार्टी ने, कायद तरीके अल्ताफ साहब ने हमेशा कहा है कि हम अदालत के फैसलों का एहतराम करते हैं और इदारों को अपने अपने दायरे कार में रहकर काम करना चाहिए। लेकिन ये भी कहा था हुसैन साहब ने कि जो तौहीन अदालत का कानून है उसको कलअदम करार देकर अब पार्लियामेंट का कोई रोल नहीं रहा। देखिए, कानून साजी तो पार्लियामेंट का हक है, इख्तियार है। 73 का आइन बनाया तो फरिश्तों ने तो नहीं बनाया, इसी पार्लियामेंट ने बनाया था। तो पार्लियामेंट खालिक है उस आइन की। पार्लियामेंट वक्तन फवक्तन चेंज करती रहती है और मुख्तलिफ मौक़ों पे चेंज हुए भी हैं, कुछ आर्टिकल्स चेंज हुए, कुछ क्लॉसेस चेंज हुई हैं। तो पार्लियामेंट का काम है। अब पार्लियामेंट काम अगर है तो अगर पार्लियामेंट में कोई पार्टी हो, उस पर एतराज हो, तो वहाँ पे दाखिल दफ्तर करे और वहाँ पे डिबेट करे और डिस्कस करे। अगर कोई कानून पास होता है पार्लियामेंट से तो पार्लियामेंट का हक है। तो आप साथ खड़े हैं ना हुकूमत के इस मामले में? आप डरते नहीं है? माजी देख लें, जब आपको पेट्रोलियम की प्राइसेस पे छोड़ना तो आप फरिया, डरने और ना डरने के कोई क्लास नहीं हो रही है, ना कोई डिस्कस हो रहा है। मैं तो आपसे ही कह रहा हूँ, हमारी पार्टी वहाँ पे गई थी, कोलिशन पार्टनर गए थे। हमारा कतन इरादा कोई अदालत के फैसले पर असरअंदाज होना नहीं है। और पार्लियामेंट में जो मसला जेर बहस है या इल्तवा है या केस चल रहा है तो कोर्ट को डिसाइड करने दे। मैं और आप कौन होते हैं उसको डिसाइड करने वाले? मैं और आप कौन होते हैं ज़हीन कादरी साहब इस बात को डिसाइड करने के लिए? जो भी डिसीजन है कोर्ट का। मगर आज कोर्ट ने किस चीज की मोहलत दी है? तो बहरहाल राइट है कोर्ट का, और वो भी एज जब वहाँ पेश हुए अच्छी बात है। मोहलत जो दी गई है वो गालिबन इसीलिए दी गई है कि वो इबाम जो पीपल्स पार्टी की तरफ से और एलाइज की तरफ से आता रहा कि सिर्फ हमें ही टारगेट किया जा रहा है और हमारे पास हमारे खिलाफ बायस्ड ओपिनियन है कोर्ट का, उसको मेरे ख्याल में कोर्ट ने कम करने के लिए और एक पॉजिटिव नोशन देने के लिए मैसेज कन्वे किया। तो आप कह रहे हैं कोर्ट प्रेशराइज हो गई? आपने बिल्कुल सही कहा कि ये इल्हाम नहीं है। लेट मी टेल यू व्हाट द गवर्नर जस्ट सेड। लतीफ खोसा साहब के अल्फाज हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुकदमे होते हैं तो 150 की रफ्तार से फैसले लिए जाते हैं, और जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के केसेस होते हैं तो गूगली कराई जाती है। ये इसमें अब कोई इब्हाम नहीं है। दे आर वेरी क्लियर व्हाट दे सेइंग। तो यानी उसका जवाब दिया है अदालत ने मोहलत देकर? नहीं, उन्होंने जो कहा वो ये है, असल हकीकत ये है कि फैसला बहरहाल हो चुका। फैसला इन फील्ड है, वो फैसला अब PLD का हिस्सा है और उसके खिलाफ कोई ओपिनियन नहीं है, यानी कि वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया है। राजा रियाज साहब स्टेप्ड इनटू द शूज ऑफ यूसुफ रज़ा गिलानी एज द प्रीडिसेसर। अब जब वो उनकी शूज में आ गए हैं, उनकी जगह पर आ गए हैं, तो वो फैसला ऑटोमेटिकल है उनके ऊपर। ये वक्त दिया जो जा रहा है, ये उन्हीं नोशंस को मेरे ख्याल में जो है एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि देखिए ये बायस नहीं है कोर्ट आपके खिलाफ, ये फैसला हो चुका। जब ये फैसला हुआ तो पूरी कौम ने, बल्कि इनके अपने एडवोकेट नवाज हसन साहब ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ अपील होनी चाहिए। यकीनन अपील जो है उसका इनके पास महफूज था, और वो अगर अपील की जाती तो फिर ये भी कहा है कि हम चाहे अदालत में जाए या ना, डिसमिस तो होना ही है वज़ीर आज़म ने। ये भी तो एतजाज़ एहसन नहीं कहा है। नहीं, ये बात दुरुस्त है, ये एतजाज साहब की बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि ये फैसला हो चुका है। बीबी बात यह है कि अगर तो ये फैसला पेंडिंग होता और किसी और कोई और लॉ पॉइंट इन्वॉल्व होता तो फिर एतजाज हसन साहब के कहने या न कहने का फर्क पड़ता।
अब कोई और लॉ पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, ये मैं लीगल बात कर रहा हूं, छोटा सा कानून का स्टूडेंट हूं। लॉ पॉइंट इन्वॉल्व नहीं है, फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया है, आप उसके खिलाफ अपील करेंगे तो कोई ऐसी चीज पेश करेंगे जो मिस हो गई हो या कोई लॉ पॉइंट डिस्कस होने से रह गया हो, ये है रिव्यू फाइल करने का जवाज। तो मेरा ख्याल में इसमें कोई बहस नहीं है। अच्छा, लेकिन आप आपने इस बात का जवाब नहीं दिया। ये गवर्नर साहब के अल्फाज हैं, गवर्नर न्यूट्रल जगह पे बैठे हुए हैं, वो जो कहते हैं PMLN और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान फैसलों में कितना तजाद है, तो फिर इससे क्या फर्क पड़ता है? आप एग्री करते हैं किस बात से? जी मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। फैसले हो रहे हैं, फैसले केसेस चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का मामला है, मैं तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं कर सकता। वो न्यूट्रल जगह पर नहीं बैठे हुए, वो फेडरल गवर्नमेंट के नुमाइंदे हैं पंजाब में, और उनको बात करते वक्त ये बात ख्याल रखना चाहिए कि वो फेडरेशन के नुमाइंदे हैं, और फेडरेशन जब इंस्टीट्यूशंस को कन्फ्रंट करेगी, इदारों को कन्फ्रंट करेगी, और मैसेज किसी वजीर का कह देना या किसी पीपल्स पार्टी के अहदेदार का कह देना एक छोटी बात है, और एक फेडरेशन के नुमाइंदे का, जो फेडरेशन का नुमाइंदा हो, अगर वो किसी इदारे पर मिसट्रस्ट करता है, उस पर इबाम क्रिएट करने की कोशिश करता है, उस पर गैर यकीनी की फिजा कायम करने की कोशिश करता है, तो उसका एक और मैसेज करने होता है, करने होता है। जमकारी साहब का ये मौका है, और यूजुअली गवर्नर तो है ही न्यूट्रल पोजीशन नहीं समझा जाता है, लेकिन फैसल रजा अब्दी साहब टॉक शोज में जाके कहें वो एक बात है, और अगर गवर्नर पंजाब एक बात कहें तो वो बिल्कुल एक और लेवल पे बात चली जाती है। तो फिर मोहलत किस चीज की दे रही है कोर्ट? फरिया, मेरे ख्याल है कोर्ट अपना ड्यू कोर्स कंप्लीट करना चाह रही है कि उन्होंने जो नोटिस उन्होंने उनको पिछले प्राइम मिनिस्टर को दिया था, शायद वो इस नए प्राइम मिनिस्टर के साथ वैलिड नहीं है, या उसको वो ड्यू कोर्स पूरा करना चाह रहे हैं कि उनको टाइम पूरा दे रहे हैं, उनको मशवरे का वक्त दे रहे हैं, उसके बाद कंटेम्प्ट उनके ऊपर लगाएंगे, और फिर उसके बाद वो फाइनली घर जाएंगे। होना तो यही है, बिकॉज खत इन्होंने भी नहीं लिखना। लेकिन इसमें है फैसला हुआ हुआ है, ये बात आप कह रहे हैं, आकर और कोई क्वेश्चन नहीं, तो फिर किस लोग फैसला हुआ है? पीपल्स पार्टी इज ओनली बाइंग टाइम, वो सिर्फ टाइम बाय कर रहे हैं कि जितना इसको खींच सकें, इसको मामले को उतना तूल दे सकें, उतना खींच लें इसको, एंड द कोर्ट इज गिविंग, और उसकी सजा जो है वो पूरा मुल्क भुगत रहा है। देखिए, कोर्ट को अपना ड्यू कोर्स मुकम्मल करना है, उन्होंने इनको 1-2 डेट्स हियरिंग की देनी है, उन्होंने इनको इनकी बात सुननी है, उन्होंने टाइम मांगा कि जी मुझे मशवरे के लिए वक्त चाहिए। जा रहा है ज़हीन-कारी साहब का मौक़िफ़ ये, क्योंकि तासुर ये जा रहा है कि वो बायस्ड हैं, तो अभी वो अपनी पोजीशन बचाने की नहीं, अपनी मैं नहीं समझता कि कोर्ट किसी तरह भी बैकफुट पर है इस वक्त, या वो चाहे उनके चीफ जस्टिस के बेटे का मामला हो। मेरे ख्याल है उन्होंने बड़ी स्ट्रांग फुटिंग पे उसको, अपने बेटे के केस को डील किया है, और अगर उनके बेटे के ऊपर जुर्म साबित होता है तो हमें ये उम्मीद है कि ये चीफ जस्टिस जो है उनको जो करार वाकई सजा है वो उसको दिलवाएंगे। बड़ी अहम बात की आपने, आपका मौक़िफ़ है, आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है? ये हमारा मौक़िफ़ है जी, पार्टी का। हमारे में आप अकेले कह रहे हैं? मैं पार्टी को रिप्रेजेंट, पार्टी के मौक़िफ़ पे अक्सर लोग आप इंडिविजुअल राय भी देते हैं ना, बहुत से लोग, लेकिन ये आपकी पार्टी का मौक़िफ़ है, मैं देख लूंगी। मगर साथ ही साथ ये चीज जो केस का जिक्र किया ये भी बहुत अहम है, क्योंकि हम इस वक्त एक इंतहाई तारीखी केस की बात करें, तौहीन अदालत का केस जो कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के खिलाफ है। पहले वज़ीर आज़म डिसमिस हो चुके हैं, इसके अंदर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, लेकिन अभी एक और केस जो कि डॉक्टर असरार इफ्तिखार का चीफ जस्टिस के साहबजादे का, वो भी इसलिए इम्पोर्टेंट है और तारीखी अहमियत का हामिल है। ईद के बाद उसको दोबारा उसकी कार्रवाई शुरू होनी थी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो मैं आज आपको बताती जा रही हूँ वक्फे पे जाते हुए, कि एक इंतहाई सीनियर सहाफी से बात करते हुए फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो कि डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, गिलानी साहब का कहना यह था कि कोई ये क्यों नहीं पूछता कि डॉक्टर असरार इफ्तिखार का ब्लू पासपोर्ट क्यों दिया गया। जब उनसे ये सवाल किया गया कि वो ब्लू पासपोर्ट उसको खत्म करने का इख्तियार भी आप ही की हुकूमत के पास था, इमाम मलिक साहब क्यों नहीं उसको खत्म कर दे, तो वो मुस्कुरा दिए। हम जानना चाहेंगे कि वो कौन से ब्लू पासपोर्ट की बात हो रही है। इस ब्लू पासपोर्ट को अगर ये अभी तक है और उसकी मुद्दत खत्म हो चुकी है तो क्यों नहीं खत्म किया गया? आफ्टर ब्रेक कीप वॉचिंग 8 PM फरिया अदरीस। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज अगर वज़ीर आज़म को मोहलत मिली है तो उसके बाद क्या होने जा रहा है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो आज अदालती कार्रवाई में हुई वो ये कि पीपल्स पार्टी को कहा गया कि अपने
कुछ लोगों को ये एडवाइस करें कि वो ऐसे बयानात ना दें जिससे अदलिया की या अदालत की तजलील हो सकती है, या कोई ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल ना करें जो कि इररिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। शाज़िया मही साहब, वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव। आप मोहलत मिली है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन ऐसी मोहलतें माजी में मिल चुकी हैं। जैसे आप की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि वज़ीर आज़म तो जाना ही जाना है, चाहे वज़ारत में जाए या ना जाए। यही मौक़िफ़ दूसरी तरफ का है कि आपको मोहलत मिल भी जाए तो खत तो नहीं लिखना आप लोगों ने। देखिए, बुनियादी तौर पर फरिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एज अ पार्टी एंड टुडे बीइंग इन गवर्नमेंट वी हैव बीन वेरी क्लियर in terms of how all institutions are going to be working. कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है, इदारों का क्या एहतराम है। आज अगर जुडिशरी की जानिब से एक और डेट सामने आई है तो हम तो वही एक अदालती जो प्रैक्टिस है, एक डेट मिलती है, उसमें मोहलत मिलती है, एक नई डेट आ जाती है। आई डोंट थिंक कि उससे ज्यादा बढ़कर इसमें कोई चीज है। हाँ, अलबत्ता अब इसके दौरान क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाएगी या किस तरीके से मामलात को हल किया जाएगा, या जो आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि मैं जो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हुई है उसमें बेहतरी लाने की कोशिश की जाएगी और उनकी जानिब से तमाम एफर्ट्स इसमें बरूएकार लाए जाएंगे, तो मैं समझती हूँ कि बहुत पॉजिटिव आज एनवायरनमेंट रहा है अदालत के अंदर। पीपल्स पार्टी की तरफ से ये पॉजिटिविटी हमेशा रही है, लेकिन ये रही है कि हम खत नहीं लिखेंगे। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम खत नहीं लिखेंगे, हमने ये कहा है कि जो पाकिस्तान के आईन में दर्ज है हम उसके मुताबिक एक्ट करेंगे। अगर आईन के अंदर कोई ऐसी शिक है, कोई ऐसा आर्टिकल है, कोई ऐसी प्रोविजन है जो हमें एक स्पेसिफिक तरीके में एक्ट करने की बात कह रही है, तो वी हैव टू फॉलो द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ओथ इसी कॉन्स्टिट्यूशन पे लिया है, हम हो, जुडिशरी हो, दीगर इदारे हो, ये ओथ्स इसके अंदर मौजूद हैं। तो तमाम हलफ अगर हम इस आइन के मुताबिक लेते हैं तो इस आइन को फॉलो करना भी हमारी गहरी जिम्मेदारी है। तो ये वही बात हुई कि अगर खत लिखेंगे तो आइन के खिलाफ जाएगा। नहीं, आइन के मुताबिक लिखेंगे। अगर उसमें है ये प्रोविजन कि हम कोई ऐसा एक्ट कर सकते हैं, ऐसा एक्शन कर सकते हैं, तो we'll follow the spirit of the constitution. आपका मौक़िफ़ ये I don't know. I mean, I'll have to. वो तो कोई मायरे कानून पढ़ते हैं तो हम एक बड़ी क्लियर इंटरप्रिटेशन 248 की बड़ी जनरल और बड़ी क्लियर है, तो उसके अंदर I don't think कोई डिबेट भी है, क्योंकि ये चीजें पार्लियामेंटेरियंस से बेहतर तो मैं नहीं समझती कि कोई समझता है, लेकिन अलबत्ता इसकी अगर जनरल इंटरप्रिटेशन किसी इंसान से ली जाए, किसी इदारे से ली जाए, तो इट्स वेरी। हमारे साथ ज़िम्मेदारी कहते हैं कि सियासत हो रही है हकाम को खत लिखने की केस के ऊपर, वो तो कह रहे हैं इसके ऊपर सियासत हो रही है। देखिए, सियासत कब नहीं हुई है पॉलिटिक्स को मलाइन करने के लिए फरिया। पाकिस्तान के अंदर ये हमने देखा है कि डीपोलिटिसाइज करने के लिए पॉलिटिशियंस के ऊपर फ्रॉडुलेंट केसेस बनाए गए हैं, और ये क्यों हुआ है कि केसेस उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर ज्यादा बनाए गए हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बदतरीन रिग्ड इलेक्शंस का सामना करना पड़ा। उसके बाद उसे विक्टिमाइजेशन का एक प्रोसेस फेस करना पड़ा जिसमें तमाम फ्रॉड, जाली केसेस बनाए गए। तो देखिए, ये चीजें तो हुई हैं, पैसा लगाया जाता है पॉलिटिशियंस को बदनाम करने के लिए। मैं ये नहीं कहती कि दूध के धुले सब हैं, लेकिन अगर किसी भी फ्रेटर्निटी में, कम्युनिटी में एक या दो रॉन्ग डूअर्स हैं, आप पूरी कम्युनिटी को बदनाम नहीं कर सकते। आई एम सेइंग इज दिस कंट्री हैज गॉन थ्रू अ प्रोपेगेंडा ऑफ बीइंग डीपोलिटिसाइज्ड। आज अगर सदर आसिफ अली जरदारी साहब कोशिश कर रहे हैं तो जहां जमहूरियत को मजबूत करने की, मुफाहमत को मजबूत करने की कर रहे हैं, वहां इस मुल्क में पॉलिटिक्स को अच्छी नजर से देखा जाए, ये भी उनकी कोशिश। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात ही की ज़हीम कादरी साहब, शाज़ी साहब ने, कि हमने कभी नहीं कहा कि हम खत नहीं लिखेंगे, हम देखेंगे कानून को। नहीं, मेरी बड़ी बहन, बड़ी अजीज बहन, मैं माजरत से अर्ज करूं, बड़ी बहन मैं हूं, अच्छा आप भी बताइए किसको कह रहे हैं? मुझे बड़ी बहन कह रहे हैं, उनको बड़ी बहन कह रहे हैं, कोई बात अर्ज ये है कि मोहतरम जरदारी साहब ने ये कैटेगोरिकली कहा कि हम मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की कब्र का ट्रायल नहीं होने देंगे और खत नहीं लिखेंगे। यही बात यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी कोर्ट में की। देखिए, इशू ये नहीं है कि खत लिखना है या नहीं लिखना। अब ये इशू मैं तो समझती हूँ इशू ही ये है। नहीं, ये इशू नहीं है, वो वक्त गुजर चुका खत लिखने का। अर्ज ये है कि एक फैसला हो चुका, वो फैसला फाइनलिटी अटेन कर गया। अब जो तरीकाकार सिर्फ एक इनके पास मौजूद है वो ये है कि वो ये कहे कि हम
वो खत जिस तरह आपने कहा जो मलिक कयूम साहब ने लिखा था उसको वापस उसको नलिफाई करवा लेते हैं। उसके लिए इनको ये फोरगो करना पड़ेगा कैटेगोरिकली। मिडिल ग्राउंड आ गया, फिर जो बातें कही जा रही हैं कि एक मिडिल ग्राउंड है वो आ गया, वो यही है इस खत का। नहीं, ये मिडिल ग्राउंड नहीं होगा, उसमें इनको बाकायदा कैटेगोरिकली ये मेंशन करना पड़ेगा कि इनका उस रकम से कोई ताल्लुक नहीं है। दे डोंट ओन दैट अमाउंट, वो पाकिस्तानियों की है जिसकी भी है, दे वुड नॉट ओन इट, और वो जो भी होगा वो फिर एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलेगा। लेकिन इनिशियली खत से निकलने का मेरे ख्याल में एक ही रास्ता है कि ये डिसओन कर दे उस रकम को जो ये आज तक ना उसको ओन करते हैं ऑन रिकॉर्ड और ना ही उसको डिसओन कर चुके हैं और कर सके। मेरा फिर वही अर्ज है कि जाने से हुक्म की जो है वो हुक्म इम्प्लीमेंट नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन वजीर आजम के कोर्ट जाने से भारत बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसका इंदियाज अदालत ने भी दिया है। और उन्होंने ये भी कहा इन सॉफ्ट वर्ड्स कि हम आपको फैसिलिटेट करेंगे खत लिखने के लिए, आप नॉमिनेट कर दीजिए अपने जो है मिनिस्टर फॉर लॉ को, एडवोकेट जनरल को, कि वो आए हमारे साथ बैठ के डिस्कस करके हमको फैसिलिटेट करते हैं और वो खत बहरहाल लिख दें। सो ये तो तय है कि बहरहाल कोई ना कोई एक तहरीर स्विस कोर्ट्स को इनको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने लेकिन यही तो बात है कि एक खत लिखने से तहरीर के ऊपर हम आ गए हैं। ये कौन नेगोशिएशंस कर रहा है, क्यों हो रही है? अदलिया के जो फैसले हैं क्या उनके ऊपर नेगोशिएशन असरअंदाज कर सकती है? मेरा नहीं ख्याल कि अदलिया ने जो फैसला दे दिया एक बार वो उसको नेगोशिएट करके किसी तरह भी बैक ट्रैक करेगी अदलिया। और अगर ऐसा कोई खुदा न खास्ता ऐसा कोई अमल हुआ तो शायद वो बहुत डैमेजिंग होगा हमारी अदलिया के लिए इटसेल्फ। मैं समझता हूँ मगर ज़हीम क़ादी साहब ने जो बात किया, डू यू एग्री कि ये बातें मैंने ये एक्सक्यूज मी मैंने ये पीपल्स पार्टी का आपको नोशन दिया है। अदलिया तो इसे बैक ट्रैक कर ही नहीं सकती, फैसला फील्ड में है, मैं पहले कह चुका हूँ। तो पीपल्स पार्टी के लिए मैं बात कर लूंगी, वो अपना मौक़िफ़ बता। तो आप पीपल्स पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, वो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बता दूंगी। वो जो इनका है उसको मेरे ख्याल में यही मैं 2 मिनट बात कर लूँ। मुल्क के अंदर कौमी खजाने के अंदर इस अवाम के पैसे की चोरी हुई है, ये तय है कि वो पैसा स्विस अकाउंट्स में पहुंचा है। वो पैसा किसका है किसका नहीं है ये मालूम करने के लिए अदालत खत लिखना चाहती है। वहां पर क्यों खत नहीं लिखा जाता? एक आदमी की चोरी बचाने के लिए या 10 आदमियों की चोरी बचाने के लिए हम कब तक इस कौम को सजावार रखेंगे? कब तक हम इसी चक्कर में पड़े रहेंगे? खत लिखना है नहीं लिखना, कभी हम इसको मुलायन करते हैं एक इदारे को, कभी दूसरे इदारे को मुलायन करते हैं। जब वजीर आजम को खतरा होता है, उनको लगता है कि शायद कुछ हिल रही है कुर्सी, तो वो कभी फौज को घसीट लेते हैं बीच में। फिर उनको लगता है कि नहीं, आपने देखी थी यूसुफ रजा गिलानी की तकरीर, आपने देखी थी कि स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनने दूंगा। हु वाज ही एमिंग टू? आर्मी। स्टेट विद इन स्टेट और क्या आ रहा है वहां पे? दूसरा फिर उन्होंने साहब की स्टेटमेंट आपने नहीं देखी थी कि इदारों को अपने हदूद के अंदर रहना चाहिए, तो रह रहे हैं, वो रहे अपने हदूद के अंदर। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम कर ये रहे हैं कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि यानी दिस इज वेरी फनी कि हम अपने सुप्रीम कोर्ट के जज को, जो सबसे सीनियर आदमी है इस वक्त कानून के हिसाब से, उसको हम ये बता रहे हैं कि जो खत तुम लिखने के लिए कह रहे हो, ये जो ऑर्डर तुम पास कर रहे हो, ये गैर आईनी है। अगर हमारे कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये नहीं मालूम कि आइन क्या है और आइन क्या नहीं है, तो मतलब ये तो दिस इज वेरी फनी सिचुएशन है। इज दिस अ फनी सिचुएशन? मुझे हैरत हुई ये जुमला सुनकर, लेकिन बात यह है कि देखिए इदारे तमाम बहुत अहम हैं और इदारे बिलखुसूस जो आइन के हिसाब से बने या आइन के अंदर जिनका रोल दर्ज है, उनकी अहमियत और उनका एहतराम हम सब पर लाजिम है। जहाँ तक सवाल पैदा होता है कि हम सिर्फ एक इदारे के लिए आज एडवोकेट बने हुए हैं, मैं समझती हूँ कि ये उन इदारों के साथ नाइंसाफ़ी है जो पाकिस्तान की बका के लिए उतना ही अहम रोल अदा करते हैं जितना कोई और इदारा करता है। हैविंग सेड दैट, पार्लियामेंट स्टिल रिमेन्स सुप्रीम ऑफ ऑल इंस्टीट्यूशंस। पार्लियामेंट एक प्राइम मिनिस्टर
को इलेक्ट करती है, अवाम उन पार्लियामेंटेरियंस को इलेक्ट करते हैं। तो देखिए प्राइम मिनिस्टर की आप पोजीशन को देखें, आप उस पोजीशन को सिर्फ ऐसे ही नहीं डिस्कस कर सकते। प्राइम मिनिस्टर इट इज नॉट ओनली अ नेम, उनको आजादी है कि वो किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। मैं नहीं कह रही, मैं बिल्कुल उसको नहीं कह रही, बट मैं ये कह रही हूँ देखिए हम ये नहीं कह सकते कि आज आप सिर्फ एक इदारे के लिए ही, मैं वकालत की अगर बात करूंगी तो मैं कहूंगी जी हमारे लिए आर्मी भी, फौज भी उतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए जुडिशरी भी है। बावजूद इसके फरिया के माजी में इन दो इदारों ने ही पाकिस्तान के अंदर आमरीयत को लाने में भी मदद की है, मजबूत करने में मदद की है। लेकिन हम तो आज की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं है हमारी हिस्ट्री कि हम कह दें कि अगर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब ने एक अंदिया दिया या एक स्टेटमेंट दी कि मैं एक स्टेट विद इन स्टेट नहीं बनने दूंगा, तो हमारी हिस्ट्री इन्हीं काले कारनामों से भरी है। सो ऑब्वियसली वो बड़े क्रूशियल टाइम पे दी थी उन्होंने, यू नो द टाइमिंग्स अगर आप देखते हुए चले ना चीजें, देखिए टाइमिंग्स तो हमेशा ही हमारे लिए चैलेंजिंग आते रहे हैं फरिया। कोई ऐसा मैं नहीं समझती कि कोई 3 महीने ऐसे गुजरे हों जिसमें के अदालतों ने अपने 25 लाख केसेस निपटाए हों जो आज तक पेंडिंग हैं, जो लोअर कोर्ट्स में हो, चाहे आपके हाई कोर्ट्स में हो, चाहे आपके सुप्रीम कोर्ट में हो, वहां पर कोई भी पेशरफ्त नहीं हुई है। इसी के साथ साथ हमारे से कंटिन्यू करूंगी, मगर क्या मैं ये समझूं कि जो आज एडवाइस की गई है कि आप ना बात करें अदलिया पे, उसको आप लोगों ने सीरियस नहीं लिया? नहीं, अदलिया पे क्या बात ना करें, हमने तो अदलिया का एहतराम किया है, मतलब अदलिया का एहतराम करना हमारा फर्ज है। उनके रिसेंट टॉक शोज वो अदलिया पे Abdi is an individual and when he talks he doesn't say that he's talking on behalf of the party, he doesn't talk or a party has taken an action against him and I think ये वो खुद भी कहते हैं, वो खुद भी देखिए senator, he is part of the parliament or the house of representatives, but as far as the party line goes, party has taken that action। एक चीज है देखिए पार्टी ने अपना एक्शन लिया हुआ है, जहां उनको डिसमिस करना था जिन फोरम से, पार्टी ने बहुत स्ट्रिक्टली डिसमिस किया है और वो खुद कहते हैं, मेरा ख्याल वो जितना अगर जुडिशरी पे बात करते हैं उतनी ही तनकीद पार्टी पे करते हैं और प्राइम मिनिस्टर पर भी उनकी तनकीद नाम लिया गया। गवर्नर साहब अगर कह देते हैं कि ये सवाल आप प्लीज छोड़ के चलिए, वक्फे के बाद आती हूँ, मुझे वक्फे के लिए फिर कहा जा रहा है, अगर गवर्नर साहब ये कह देते हैं कि वजीर आजम ना जाए अदालत में और अगर उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया तो तैयार हो जाए आवामी रिएक्शन के लिए, तो इसको क्या समझा जाए? वक्फे के बाद बात होगी। कीप वॉचिंग HPM विद फरिया अदरीस। वेलकम बैक। लतीफ खोस्ता ने ये बात कही है, गवर्नर पंजाब ने, कि अगर वजीर आजम ना चाहे अदालत तो वो बेहतर होगा, क्योंकि वो जाएं या ना जाएं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो अगर गवर्नर जो कि न्यूट्रल पोजीशन पे है वो ये बात करें तो फिर क्या? देखिए मेरा ख्याल है, मैंने सुना नहीं है खुद खोसा साहब का बयान, लेकिन अगर ऐसा उनका बयान है तो इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, और जो एक हमने इंटेंशन देखी है, कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से स्टेटमेंट्स आने का जो सिलसिला है वो भी बड़ा अजीब सा है, क्योंकि दुनिया के ममालिक में जहाँ पे भी अदालतें काम करती हैं वहाँ पर ये बिलखुसूस एक ऐसा इदारा है जहाँ पर पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स या पब्लिक स्टेटमेंट्स इतनी नहीं बनाई जाती हैं, नहीं दी जाती हैं, तो उसके काफ़ी अंदिए उनकी स्टेटमेंट्स में आते हैं। तो मेरा ख्याल है खोसा साहब ने, वो भी लॉयर हैं, तो उन्होंने उन प्रैक्टिसेस की रोशनी में कुछ ऐसे इंटेंशनल जो स्टेटमेंट्स आती हैं जिनसे उनको नजर आता है, एंड लाइक आई सेड, मैंने उनकी स्टेटमेंट नहीं सुनी, आपने फैसल रजा आबदी साहब की बात की, मैं उनके अंदाजे गुफ्तगू से डिसएग्री कर सकती हूँ, उनका जो एक लहजा है या उनके जो अल्फाज है, लेकिन जो उनका कंटेंट है उसकी तो एविडेंसेस है ना। अगर आप ये जो अरसलान इफ्तिखार का केस है आज भी, फरिया आप अगर हम बड़ी प्रैक्टिकली इस पे बात करें तो आपको नहीं लगता कि वो एक्सटेंड होता जा रहा है, उसकी कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हो रही हैं, उसकी तो हमें डेट्स नहीं नजर आती, उसके लिए तो कोई हाजिर नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर साहब को हाजिर होने के लिए कमान जारी हो जा रहा है केस, उसकी इन्वेस्टिगेशन रोक दी गई है। 28th डेट मैंने तो खुद टीवी पे पढ़ा था अच्छा कुछ दिन पहले कि कल गालिबन डेट है उस केस की। अर्ज यह है कि बहुत अरसे बाद होगी, फिर वो बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, वो वकील है, वो जानते हैं कि जो फैसला इंप्लीमेंट हो चुका हो और वो PLD का हिस्सा बन चुका हो और फील्ड में मौजूद हो और एक आदमी उसी केस में दोबारा पेश होने जा रहा हो, कोई और फैसला हो सकता ही नहीं है। तो खोसा साहब ने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है, वो तो बहुत कुछ फरमाते हैं और बातें भी, वो ये वाली बात नहीं, लेकिन उन्होंने तो ये कहा कि मत जाए वहां पर,
अगर वो ना भी जाए तो यही फैसला होगा, क्योंकि बहरहाल केस के फैक्ट्स वही हैं। मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ना तो फैक्ट्स तब्दील हुए, ना खत लिखा गया, ना कोई नया लॉ पॉइंट किया गया, आप 248 किसी और तरीके से पढ़े या कोई और उसके अंदर कोई रीफ्रेजिंग तो हुई नहीं है। तो ये तो सबको पता है कि 248 में कल था, वो आज भी है। एहतजाज साहब कह रहे थे कि रिव्यू फाइल कर दे ताकि हम लॉ पॉइंट्स को डिस्कस कर सकें, वो नहीं किया गया तो नई चीज तो कोई आई नहीं, और वो फाइनलिटी अटेन कर गया हुआ है। जब फैसला फाइनलिटी अटेन कर जाए, वही इशू हो, तो कोई लॉ पॉइंट आप सब यही कह रहे हैं कि अब जाना ठहर चुका है। दुरुस्त कह रहे हैं, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि वो अब जाना ही मैंने तो बड़ा क्लियरली आपको बताया कि देखिए जो इंटेंशन लग रही है, हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एंड पर्टिकुलरली हुकूमत के अंदर जो कोलिशन पार्टनर्स भी हैं, मिलकर हम सबकी यही कोशिश है कि कोई तसादुम ना हो, कोई कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, कोई जो एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है उसको रोका जाए। तो हम तो यही कोशिश कर रहे हैं। यही देखिए ना, ये इस तरह से जो प्रीएम्प्टिव स्टेटमेंट्स आ रही होती हैं, जो जजमेंटल एक स्टेटमेंट या कभी कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट आ जाए कि वो बात कर देते हैं। मेरा मतलब ये है कि नहीं, मैं सबको उस तमाम माइंडसेट को या उन तमाम स्टेटमेंट्स को बिल्कुल मैं इल्जाम दूंगी, क्योंकि देखिए जहां एनवायरनमेंट कंफ्यूजन का शिकार होती है, वहां फिर आप ये सोचते हैं कि जी अब इस दिन क्या होना है, इस तारीख को क्या होना है। आपको याद होगा कि अस्मा जहांगीर साहिबा ने बल्कि एक कोर्ट में हमारे यहाँ सिंध से चंद एक लोगों को कंटेम्प्ट में बुलाया गया था, तो हम जब गए थे तो वहां पे इतना हवा मच गया था कि जी यहाँ पे आज पता नहीं क्या होने वाला है। ताज हैदर साहब भी थे, तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर कोर्ट ने एक डेट दे दी है, नहीं इस मामले की बात नहीं करी मैं, एक जैसे हाइप क्रिएट की जाती है, जो अनसर्टेनिटी की एक माहौल एक बनाया जाता है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। आप लोग जब साथ जाते हैं तो आप उन्होंने कहा कि आप मैंने आपको पहले अदालत में केस है, अदालत को फैसला करने दें, और मीडिया पे आके तजिया निगार बैठ के बिल्कुल शाजिश बिल्कुल सही कह रही है कि वो माहौल वो बनाया जाता है कि पता नहीं कल क्या होगा। ठीक, तो पाकिस्तान में अवाम को परेशानियां और भी हैं, खुदा के वास्ते उसको डिस्कस करें। परेशानी आज साहब आपने पूरा आर्टिकल लिखा है अपनी परेशानी के मामले में, आप लोग अभी तक शौकत खानम से खुश नहीं है? नहीं बीबी, वो तो कुछ सवालात किए गए थे, मैंने उसके जवाब दे दिए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि यह इबाम नहीं है। अगर यूसुफ रजा गिलानी साहब के केस के दौरान कोई इबाम क्रिएट करने की कोशिश की गई या अदलिया को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की गई टॉक शोज के लिए, तो वो गलत था। आज इबाम नहीं है, फैसला हो चुका है। स्टूडेंट्स एक बड़ी स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट है, उसको रहीम कादरी भाई सुन लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ टीम में आ रहा है 27 तारीख है, आज 2 दिन बाकी, आज 1 दिन बाकी, 4 घंटे बाकी, जो मेरे काम वो मैं करूं, मैं आपके काम में मुदाखलत क्यों दूं, आप मेरे काम में मुदाखलत क्यों? इदारों में तसादुम नहीं होना चाहिए, एक दूसरे इदारों का एहतराम होना चाहिए। इदारों में तसादुम है ही नहीं, इदारों में फैसले की बात है। फैसला तो खैर वो एक बात तो है कि फैसला तो आया हुआ है ना, मतलब बाहर भी डिस्कस के इसके बाद क्या फैसला होगा, तो नया फैसला तो नहीं आना, फैसला तो वही है। ये पीपल्स पार्टी को भी पता है, हमें भी पता है, आम आवाम को भी पता है, और एमके हो नहीं सकता। फैसला हुआ है, फैसला बना हुआ हो नहीं सकता, फैसला दिया हुआ है, दोनों पार्टी में जा नहीं रहे, और कैसा नहीं होगा, घर जाए।